नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी भाषा के जो बोली है और आपके सिलेबस पाठ्यक्रम में भी है ब्रज भाषा के बारे में जानेंगे और उसकी ध्वन्यात्मक, रूपात्मक और व्याकरणिक विशेषताओं पर हम दृष्टिपात करेंगे कि कैसे यह अन्य भाषाओं से, इसमें कौन सी ऐसी खास बात है, किस तरह से इसका उकारांत है या क्रिया कैसी है, या और भी जो शब्द है या वर्ण है किस तरह से इस भाषा में प्रयोग होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले ब्रज भाषा का मैं एक सामान्य परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रधान भाषा है। इसका प्राचीन नाम ब्रजभाषा था। गंगा जमुना का दोआब आर्यों की पवित्र यज्ञ भूमि होने के कारण अंतर्वेद कहलाता था। अतः उस भूभाग की भाषा होने के कारण इसे अंतर्वेदी भी कहा गया। यद्यपि हिंदी के अंतर्गत आने के कारण यह बोली के रूप में मानी जाती है, लेकिन वास्तव में यह बहुत समर्थ व उपयुक्त भाषा है। इसका समृद्ध साहित्य है। यद्यपि आज पश्चिमी हिंदी पर खड़ी बोली का रूप छाया है, किंतु इससे पूर्व किसी जमाने में हिंदी से भी समृद्ध साहित्य इसका उपलब्ध था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है, साहित्यिक हिंदुस्तानी की अपेक्षा ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की श्रेष्ठतर प्रतिनिधि है। व्याकरण संबंधी विशेषता की दृष्टि से भी इसका साहित्यिक हिंदुस्तानी से अधिक महत्व है। ब्रज शब्द संस्कृत का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है गमन यानी चलना। वैदिक साहित्य में इस शब्द का अर्थ गायों का गमन अर्थात चरागाह या बाड़ों के अर्थ में प्रयोग हुआ। हरिवंश पुराण में इसका प्रयोग प्रदेश विशेष के अर्थ में हुआ है और आजकल मथुरा प्रदेश के आसपास के क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। ब्रज भाषा भाषी क्षेत्र के उत्तर में खड़ी बोली तथा दक्षिण में बुंदेली, पूर्व में अवधी भाषा तथा पश्चिम में राजस्थानी की दो बोलियां मेवाती तथा जयपुरी का क्षेत्र है। इस प्रकार ब्रज भाषा भाषी क्षेत्र में मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं तथा बरेली के जिले आते हैं। इनके अतिरिक्त हरियाणा के गुड़गांव जिले का पूर्वी भाग तथा राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, करौली एवं जयपुर जिले का पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का पश्चिमी भाग भी ब्रज भाषा क्षेत्र में आते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 27,000 वर्ग मील के अंतर्गत है। इसके बोलने वालों की संख्या 1,50,00,000 के लगभग है। इसकी निम्न या इसकी विशेषता इस प्रकार है। बुक्सा यानी नैनीताल की जो इसकी जो बोलियां है वो बुक्सा है, जो कहाँ की है, नैनीताल की। अंतर्वेदी जो एटा, मैनपुरी, बदायूं तथा बरेली में बोली जाती है। डांगी धौलपुर तथा पूर्वी जयपुर में। मिश्रित गुड़गांव तथा भरतपुर में। जादूवाटी जो बोली है वो करौली के आसपास की है। ब्रज भाषा का साहित्य अत्यंत विस्तृत एवं समृद्ध है। प्रवृत्तियों की दृष्टि से इसके विकास को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्राचीन काल यानी 1400 ईसा से पूर्व का साहित्य। कुछ विद्वानों के अनुसार बिसलदेव रासो ब्रज भाषा का सबसे पहला काव्य है, लेकिन धीरेन्द्र वर्मा ने इसे राजस्थानी भाषा का काव्य माना है, ब्रज भाषा का नहीं। अतः विद्वान इसके बारे में एकमत नहीं है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अभी संदिग्ध है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह ब्रज भाषा का पहला काव्य है। जय मयंक जस चंद्रिका व आल्हाखंड भी पृथ्वीराज रासो की भांति प्रामाणिकता के संबंध में विवादग्रस्त है। अतः ये ब्रज भाषा की प्रथम काव्य नहीं कहे जा सकते। संस्कृत ग्रंथों में भी ब्रज भाषा के कुछ नमूने प्राप्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी में इसका वर्णन किया है। गुरु गोरखनाथ का साहित्य भी इसी काल की ही देन है। आदिकालीन गद्य के उदाहरणों में आदिकालीन ब्रज भाषा के उदाहरण उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह सब पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है। संक्षेप में अभी तक यह नहीं कहा जा सकता कि ब्रज भाषा का प्रथम में काव्य कौन सा है। इसका जो दूसरा विभाजन किया है वो मध्यकाल के नाम से किया है, जिसकी अवधि है, समय सीमा है 1400 ईसा से 1800 ईसा तक का साहित्य।
यह काल ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। सूरदास के सभी काव्य इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। नंददास भी इसके प्रमुख कवि है। इसी काल के अंतर्गत गद्य भी बहुत अच्छा मिलता है। गोसाई गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता प्रथम प्रामाणिक गद्य है। अष्टछाप के कवि भी इस काल के अंतर्गत हुए हैं। स्वामी हित, हरिवंश, चाचा वृंदावन दास ने भी इसी भाषा के अंतर्गत रचनाएं की। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी कई रचनाएं इसी भाषा में की है। नाभादास का भक्तमाल इसी भाषा में रचित है। यानी जो कवियों का प्रामाणिक जीवन चक्र है वो वाला भाग इसी भाषा में रचित है। नरोत्तम दास आदि ने भी इसी भाषा के अंतर्गत अपनी रचनाएं की। रीतिकाल के प्रसिद्ध प्रारंभिक कवियों ने भी इसी भाषा के अंतर्गत अपनी रचनाएं लिखी। रीतिकालीन अनेक कवियों घनानंद, बिहारी, देवभूषण, मतीराम ठाकुर, केशव, पद्माकर, कृपाराम, चिंतामणि, भिखारीदास की रचनाओं में ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। अगला जो विभाजन है वो आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा है 1800 ईसा से आने का साहित्य। आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग तक ब्रज भाषा का पूर्ण व्यवहार देखा जा सकता है। इस काल में रत्नाकर, कवि रत्न सत्यनारायण, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि इस युग के प्रमुख कवि हैं। ये तो थी ब्रज भाषा की परिचय की बात। आइए बच्चों, अब हम इसकी ध्वन्यात्मक विशेषताएं देखते हैं कि ध्वनि के आधार पर इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और मैं अभी आपको इसका एक PDF भी आपकी क्लासरूम में दे दूंगी। अभी मैं आपको ऐसे मौखिक बता रही हूँ और PDF में फिर आप और अच्छे से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ध्वन्यात्मक विशेषताएं में जो पहली है, ब्रज भाषा में अपभ्रंश में प्राप्त सभी स्वर उपलब्ध होते हैं। मतलब अपभ्रंश के अंदर जो जो स्वर थे वो सारे ब्रज भाषा में है। इनके अतिरिक्त ए और औ ध्वनियाँ भी मिलती है। इन सभी ध्वनियों के सानुनासिक और निर्नुनासिक दोनों रूप ब्रज भाषा में मिलते हैं। दूसरी जो विशेषताएं है, प्राय अपभ्रंशकालीन सभी व्यंजन ब्रज भाषा में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त रंग, नह, मह तथा लह ध्वनियाँ और भी हैं। तीनों सकारों कौन कौन से, श, श और स में से केवल स मिलता है। आदि तथा मध्यस्थ अ के स्थान पर कभी कभी ई मिलता है, जैसे तस्य, तिस्य, तिसु, कपाट, किवाड़, कास्थ, काइत। मैं आपको इसका PDF दे दूंगी, घबराइएगा मत। ब्रज भाषा में व के स्थान पर म का आदेश भी मिलता है, जैसे पावेंगे तो पामेंगे, व क्या बन गया, म। आवतु, आगतु। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की ब्रज भाषा में दिया गया यह उदाहरण है। खावेंगे, खामेंगे, वह क्या बन गया, म। सोवेंगे, सोमेंगे, वह क्या बन गया, म। आधुनिक ब्रज भाषा में ण के स्थान पर न का प्रयोग मिलता है। यदि ण लिखा भी जाता है तो उसका उच्चारण न ही किया जाता है। प्रवीण, प्रवीण, तरुणी, तरुणी, चरण, चरण। हिंदी में शब्द के अंत में जहाँ ड, ड़ ध्वनियाँ मिलती है, यहाँ ब्रज भाषा में र ध्वनियाँ मिलती है। जुड़ता, जुर्यो, पड़ा, पर्यो, उघड़ी, उधारे, लड़का, लड़िका। ब्रज भाषा में ल के स्थान पर र का आदेश भी मिलता है। उलझान, उर्जत, जलती, जरेती। म के स्थान पर हो का प्रयोग मिलता है। कबहू कहो या रहनी रहोगे। अब इसकी रूपात्मक विशेषताएं 5-6 हैं, उसके भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रज भाषा में 2 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, 2 वचन, 1 वचन और बहुवचन मिलते हैं। खड़ी बोली हिंदी की आकारांत संज्ञाओं के स्थान पर ब्रज भाषा में उकारांत संज्ञाएं मिलती। कैसी, लड़का, लड़ीको, ड तो र बन गया और लड़का को यानी उकारांत हो गया। तिनका, तिनको, काला, कारो। ब्रज भाषा में कर्ता बहुवचन में न, नी, कर्म एक वचन व बहुवचन में ही, करण एक वचन में ही, संबंध एक वचन में ह, अधिकरण में ही, ई और ए आदि आते हैं। विभक्ति प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है, जैसे हंगनी, पुंजनी, श्रवणन के, कई, मासही, तिन्हई, ताही, ताही, तिन्हई। प्राचीन अवधी भाषा की तरह ब्रज भाषा में पुल्लिंग एक वचन के अंत में ऊ और स्त्रीलिंग एक वचन अंत में ई का प्रयोग मिलता है। यह प्रवृत्ति ब्रज भाषा को अपभ्रंश की देन मानी जाती है, जैसे मालू, करमू, सबू, काली, दुरी। ब्रज भाषा में प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए
और आओ आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। चलना, चलियो, चलइय, चलाई, चलाइए, चलाऊं आदि। मैं की अपेक्षा हो का प्रयोग मिलता है। कब तक हो यह रहनी रहोगे, हो मतलब मैं, हो है वो मैं है, कब तक मैं ये रहनी रहूँगा। विशेषणों का प्रयोग खड़ी बोली के समान ही किया जाता है, केवल पुल्लिंग एक वचन में रूप का अंतर पाया जाता है। दूजो, दूजे, दूजी, उल्टे आदि। धन्यवाद विद्यार्थियों, हमारा ब्रज भाषा आज यहाँ पर हमने इसकी चर्चा कर ली, इसका परिचय और इसकी विशेषताएं। मैं आपको अभी इसका PDF भी दे देती हूँ।